नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बजरंग लाल गाड़गी। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट का जो हमारा प्रथम अध्याय चल रहा था, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसका दूसरा चैप्टर, दूसरा पार्ट इस वीडियो में लेकर आए हैं। क्लास को पूरी देखिए अंत तक। पिछली क्लास में हमने बात की कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने की हमारे पास क्या साक्ष्य मौजूद हैं। उन साक्ष्यों के बारे में हमने एक डायग्राम के माध्यम से चर्चाएं की, जिन साक्ष्यों में पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों व विदेशी लेखकों का विवरण मौजूद था। इन साक्ष्यों के माध्यम से हमने एक दृष्टि में सभी की बात की और इन सभी पर थोड़ी चर्चा की। आज इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर जैसे अभिलेख, सिक्के व मुद्राएं, मोहरें, कलाकृतियां, स्मारक और भग्नावशेष व अन्य पुरावशेष, इनके बारे में हमने बात की थी। आज इन सब को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख है जो पुरातात्विक साक्ष्यों के अंदर आती है। पुरातात्विक साक्ष्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुरातात्विक साक्ष्य वो साक्ष्य होते हैं जो हमें खुदाई से प्राप्त होते हैं या जमीन में दबे हुए कालखंडों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे साक्ष्यों को हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य है वह हमारे अतीत को जानने में हमारी बहुत सहायता मदद करते हैं और अतीत को उजागर करके हमारे सामने लाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य है वो इतिहास की दृष्टि से अधिक प्रमाणिक और अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सत्यता है वो अधिक प्रमाणित होती है। इसी का एक हिस्सा है अभिलेख। अभिलेखों की हम बात करें, अभिलेख है, अभिलेखों को सर्वप्रथम लिखाने का श्रेय, जो अभिलेखों को सर्वप्रथम खोजा गया वह स्टीफन थेलन नामक एक विद्वान था। उसने भारत में सबसे पहले अभिलेख की खोज की थी 1750 ईस्वी में। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख हैं वो सम्राट अशोक मौर्य के माने गए हैं, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य के भी कुछ अभिलेख हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान के बरली नामक स्थान पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ है खंडित अवस्था में। इस अभिलेख को बहुत से इतिहासकार हैं वो 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मानते हैं। राजस्थान में अभिलेखों के माध्यम से हमें राजाओं, उनके वंश, उनकी उपाधियां आदि के बारे में पता चलता है। अभिलेख है उनका उत्कीर्ण राजा, सामंत व समृद्ध व्यक्ति करवाया करते थे। वह विशेष अवसरों पर अपनी विजयों, दान, कीर्तियों व विशेष अवसरों पर अभिलेखों का उत्कीर्ण करवाया करते थे। इन अभिलेखों के माध्यम से इतिहास को लिखने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि अभिलेख है वह ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य है जिनकी विश्वसनीयता है वो बहुत अधिक है। ये इस कारण है कि अभिलेख होते हैं उसमें एक तो ये होता है कि वह उनमें तिथि क्रम होता है, वो होता है। दूसरा, वो तत्कालीन समसामयिक होते हैं जिनसे उनके राजाओं के बारे में पता चलता है, उस राजा के बारे में पता चलता है कि कौन राजा है, उसने क्या किया है, कौन सी विजय की है, किसके ऊपर विजय प्राप्त की है, उसकी वंशावली का पता चलता है, उसने कौन सी उपाधियां धारण की, इन बारे में पता चलता है। यह सब जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। अभिलेख, जिसे कुछ अभिलेख हैं, कुछ शासक हैं, उनके बारे में हमारे पास केवल अभिलेखीय साक्ष्य ही मौजूद है। जैसे कि हम बात करें, कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है।
इन शासकों के बारे में हमारे पास अभिलेख के साक्ष्य मौजूद नहीं होते तो बहुत सी जानकारी इन शासकों की इतिहास में अनभिज्ञ रह जाती। इन अभिलेखों के माध्यम से ही इन शासकों की जो इतिहास पर है बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है और इतिहास है वो निखर कर सामने आता है। इन अभिलेखों को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इन अभिलेखों की बात करें तो इनमें शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र, गुहालेख और मूर्ति लेखों के अंदर हम बांट सकते हैं। शिलालेखों की बात करें, शिलालेख वो होते हैं जैसे किसी चट्टान, प्राकृतिक रूप से जो चट्टान है वो समतल है या तो उसके ऊपर किसी शासक के द्वारा उत्कीर्ण करवाना या फिर चट्टान को समतल कर उसके ऊपर उत्कीर्ण करवाना, वह शिलालेख कहलाते हैं। जैसे कि इस प्रकार से चट्टानें होती हैं। इस चट्टानों के मुख पृष्ठ को समतल करवाने के बाद यहाँ पर जैसे खुदाई के माध्यम से कुछ उत्कीर्ण करवाना, ऐसे अभिलेखों को शिलालेख कहा जाता है। शिलालेख शासक इसलिए लिखवाते थे वह जैसे कि सब अपने जन साधारण में राज्य आज्ञाएं लागू करना, कोई आदेश जारी करना या अपने आप को इतिहास में प्रतीक के रूप में अमर करने के लिए जो शासक है वह शिलालेख उत्कीर्ण करवाते थे। अब हम बात करते हैं स्तंभ लेखों की। स्तंभ लेख क्या होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। स्तंभ लेख प्राकृतिक चट्टान में होकर एक पत्थर का बहुत ही बड़ा भाग या पत्थर का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर उत्कीर्ण करवाना स्तंभ लेख कहलाता है। स्तंभ लेख है वो इस आकार का होता है। स्तंभ लेख का जो ऊपरी भाग होता है वो संकरा होता है और नीचे का भाग होता है वह इस तरह बड़ा और चौड़ा होता है। इसके ऊपर शासक स्तंभ लेख इस प्रकार से होता है। स्तंभ लेख के ऊपर यहाँ पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। भारत में अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनके माध्यम से हमें इतिहास पर जानकारी प्राप्त होती है और समकालीन राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था व देश के विदेशी संबंध व उनके द्वारा दिए गए आदेशों, उनके द्वारा दिए गए दान, उनके द्वारा की लागू की गई योजनाओं के बारे में इन स्तंभ लेखों से पता चलता है। स्तंभ लेख, कुछ और भी स्तंभ लेख हैं जिनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, जैसे कि यूनानी शासक हेलियोडोरस का विदिशा में स्थापित गरुड़ ध्वज शिलालेख, इसके माध्यम से हमें पता चलता है भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की आराधना की जानकारी मिलती है। और भी बहुत से लेख है जिनमें समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है। इसके माध्यम से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त को इसमें बताया गया है कि वह वीणा संगीत प्रेमी था, वीणा वादन करता था। और भी बहुत से शासकों के बारे में बताया है, जैसे चंद्रगुप्त का महरौली स्तंभ लेख है और रामगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख है, वह सम्राट अशोक के प्रयाग प्रशस्ति लेख पर ही उत्कीर्ण है। अन्य शासकों के बारे में हम बात करें तो स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है, जिसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय गुप्त वंश पर उन्होंने आक्रमण किया था और उन आक्रमणों को किस प्रकार जो स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। इसके बाद हम बात करते हैं ताम्रपत्र। ताम्रपत्र शासकों, सामंतों के द्वारा अपनी भूमि दान करते हुए वह अपने अधिकारियों को पारितोषिक व पुरस्कार उपहार देते समय ताम्रपत्र है वो दिए जाते थे। वह
जब राजा दान करता था, यज्ञ हवन आदि का आयोजन करता था, तब ताम्रपत्रों को लिखवाया करता था। इन ताम्रपत्रों के माध्यम से हमें पता चलता है कि तत्कालीन शासक कौन था, उन्होंने किस क्षेत्र को दान में दिया, उस समय की तिथि क्रम के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही यह भी प्राप्त होता है कि उसके साम्राज्य की सीमाएं किस किस क्षेत्र तक सीमित थी। जो ये ताम्रपत्र हैं, यह भूमिदान के समय अधिकतर दिए जाते थे। भूमिदान है वो बौद्ध भिक्षुओं, साधु संतों, सन्यासियों को जब दिए जाते थे, तब उनके नाम से ये ताम्रपत्र जारी किए जाते थे। इन्हीं के माध्यम से जब ये ताम्रपत्र लिखे गए, तब उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। 600 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य बहुत से ताम्रपत्र हैं वो लिखे गए। इन्हीं ताम्रपत्रों के माध्यम से हमें जैसे जानकारी प्राप्त होती है, बांसखेड़ा और मधुबनी का ताम्रपत्र है जिससे सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और हमें इससे कुछ साहित्यिक जानकारियां भी प्राप्त होती है। इसके अंदर हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट के बारे में कुछ चर्चाएं की गई है। इसी प्रकार जैसे पुष्यमित्र शुंग है, उसने यज्ञ का आयोजन किया, तब उसके धनदेव के ताम्रपत्र लेख से ज्ञात होता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसका जो अध्यक्ष था वह महान व्याकरणकर्ता पतंजलि था, और साथ ही पतंजलि के महाभाष्य से भी इसे जानकारी प्राप्त होती है। इन ताम्रपत्रों के से भी उन शासकों की समृद्धता एवं संपन्नता की जानकारी होती थी। वह किस भूमि क्षेत्र को किसे दान में दे रहे हैं, इस बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और उन शासकों की विजयों और उनके द्वारा धारण की गई उपलब्धियों के बारे में भी पता चलता है। जैसे गुप्त शासकों की पुत्री प्रभावती का पूना ताम्रपत्र है, उससे उसके गोत्र की जानकारी होती है। इसलिए हमें इन ताम्रपत्रों के माध्यम से भी इतिहास को जानने में बहुत सहायता प्राप्त होती है। उनके वंश, वंशावली, शासकों के नाम व उनकी उपाधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करते हैं गुहा लेख की। गुहा लेख ऐसे लेख होते हैं जब आजीवक साधुओं, सन्यासियों, संतों व भिक्षुओं के लिए बहुत से शासक हैं, उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों को कटवाकर गुफाओं का निर्माण किया। इन गुफाओं को साधु संतों, भिक्षुओं आदि को दान में देते समय गुफाओं के अंदर कुछ लेख उत्कीर्ण करवाए गए। इसी कारण इन्हें गुहा लेख कहे जाते हैं। इन गुहा लेखों से तत्कालीन शासक किसके द्वारा यह दान में दिया गया है, वह किसे दान में दिया गया है, इस बारे में भी पता चलता है। अगर हम गुहा लेखों की बात करें तो सम्राट अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा नागार्जुन की गुफाएं हैं वो दान में दी गई थी। इसके अलावा सातवाहन शासकों के द्वारा कार्ले की गुफाएं दान में दी गई थी। नासिक की गुफाएं, नानघाट आदि सब जो गुहा लेख है, उनसे हमें उन शासकों की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी मिलती है, उन शासकों के बारे में भी जानकारी मिलती है। उन शासकों के द्वारा जो विजय की गई थी, साम्राज्य विस्तार किया गया था, उनके बारे में भी हमें इन गुहा लेखों के माध्यम से कुछ हद तक जानकारी मिलती है, जिससे इतिहास लेखन में बहुत ही सहायता प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मूर्ति लेखन। मूर्ति लेखन प्राचीन काल से लेकर भारत एक धार्मिक देश रहा है। वहाँ प्राचीन काल से लेकर पूजा के साक्ष्य हमारे सामने आते हैं। मोहनजोदड़ो में की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता का एक हिस्सा है, वहां से हमें माता देवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। और मूर्ति पूजा, मूर्ति लेख की हम बात करते हैं, बहुत से शासक हुए हैं जिन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। वह मंदिरों के निर्माण के साथ ही देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित करवाई। उन मूर्तियों के साथ उन शासकों ने अपने नाम, अपने वंश का नाम, अपने वंश वृद्धि, अपनी उपलब्धियां हैं जो उस मूर्ति के ऊपर उत्कीर्ण करवा दी, और मंदिर को दान दिए जाने के भी साक्ष्य इन मूर्तियों के माध्यम से हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से अभिलेख के ये पांचों साक्ष्य हैं जो इतिहास को
अपने आप में संजोए हुए हैं और इतिहास लेखन में बहुत ही सहायता प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के अंदर सिक्के व मुद्राओं की। जो प्रारंभिक सिक्के थे उन्हें पंचमहान व आहत सिक्के कहे जाते हैं। यह चंद्रगुप्त मौर्य व उससे पहले के समय में बनने शुरू हुए थे। इन सिक्कों को ठप्पा मारकर बनाया जाता था। जो पंचमार्क सिक्के होते हैं उनके ऊपर पशु, फूल, पत्ती, पेड़, पहाड़, चंद्रमा आदि जैसी आकृतियां बनी हुई होती थी। कुछ और अन्य आकृतियां भी बनी हुई होती थी, परंतु जो हमारे इतिहासकार हैं इन्हें पढ़ने में, इन्हें समझ पाने में अभी तक है जो सफलता प्राप्त नहीं हुई है। सिक्के व मुद्राएं भी भारतीय इतिहास को जानने का एक बहुत ही अच्छा साधन है, क्योंकि सिक्कों के माध्यम से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है। जैसे कि सिक्कों, जैसे कि हमारे भारत में सोने, चांदी, तांबा, पित्तल, पोटीन और शीशे के सिक्के प्रचलित हुए थे। इन सिक्कों के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि तत्कालीन जो शासक था उसकी संबंधता कैसी थी, वह आर्थिक स्थिति कैसी थी। भारत में प्रारंभिक इतिहास की जानकारी जैसे कि ईस्वी पूर्व प्रथम व द्वितीय शताब्दी की जानकारी के लिए हमारे पास केवल और केवल सिक्के ही एकमात्र साधन है जिससे हमने इतिहास को लिखा है, वह इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इन सिक्कों के माध्यम से शासक की छाया चित्र, शासक के द्वारा धारण की गई उपाधियां, उसका साम्राज्य, उसके द्वारा किसी शासक पर विजय प्राप्त करना आदि सब है वो सिक्कों पर उत्कीर्ण होता था, जो इतिहास लेखन में बहुत ही सहायता प्रदान करते हैं। सिक्के भारत में सबसे पहले सोने के लेख युक्त सिक्के हैं वो यूनानी शासक मिनांडर ने जारी किए थे। इसके बाद कनिष्क साम्राज्य का एक अन्य शासक है जिसका नाम था कडफिसस शासक था, जिसने भारत में सोने के सिक्के वृहत स्तर पर जारी किए। गुप्तों ने बहुत ही उच्च स्तर पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों से हमें उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे कि हम बात करें कि गुप्त शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई, परंतु उसके बाद आने वाले गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने स्वर्ण मुद्रा में बहुत सी मिलावट की थी, जिससे पता चलता है कि उसके समय तक आते आते गुप्त शासकों की स्थिति है वो कुछ बिगड़ सी गई थी, जिस कारण उन्हें सोने के सिक्कों में मिलावट करनी पड़ी। दूसरी तरफ हम बात करें सातवाहन शासकों ने भी सिक्के जारी किए। जोगलथम्बी मृदभांड, जोगलथम्बी मृदभांड से बहुत से सिक्के मिले हैं, जो सिक्के सकराज नहपान के थे। इन सिक्कों के ऊपर सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम व अंकित है, जिससे यह पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सकराज नहपान को पराजित किया व उसके सिक्कों पर अपना नाम व चिन्ह अंकित करवाए। यह उसकी विजय को साबित करता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया। और इन सिक्कों से सातवाहन कालीन दक्षिण भारत की राजनीति, शक सातवाहन संबंध व दक्षिण भारत की विजयों व उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सिक्कों की बात करें तो जैसे कि समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है और उसके अन्य सिक्के के ऊपर लिखा हुआ है जिसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो यह उसके संगीत प्रेम की ओर इशारा करता है। और सिक्कों के ऊपर धनुर्धर दिखाया गया है, यज्ञ करते हुए दिखाया गया है, वह यज्ञ के दौरान अपनी रानी के साथ बैठा है। और उसके सिक्कों के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि उसने
कौन कौन से क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, उसके द्वारा कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जो धारण की गई थी, यह सब समुद्रगुप्त के सिक्कों से पता चलता है। चांदी के सिक्के हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम से पूर्व के चांदी के सिक्के प्राप्त नहीं है और धीरे धीरे इन सिक्कों का दौर चलता गया। सातवाहन शासकों ने C714 के सिक्के भी चलाए। उस समय उनकी स्थिति थी वह कुछ कमजोर थी, वह सोने व चांदी को बहुत ही बहुमूल्य धातु के रूप में उपयोग करते थे। इस कारण उन्होंने 14 व शीशे के सिक्के चलाए। और हम आगे जाके बात करें, अरबों का आक्रमण हुआ, उसके बाद तुर्क आए तो मोहम्मद गौरी ने भी भारत में सोने के सिक्के चलाए। वह उन सिक्कों के ऊपर लक्ष्मी का चिन्ह अंकित करवाया। वह दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम अपना नाम अंकित करवाया। इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि उन्होंने भारतीय क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की थी। अब हम बात करते हैं मुहरों की। मोहरे प्राचीन काल के इतिहास को जानने में मोहरे भी एक विश्वसनीय साधन है। मोहरों के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि प्राचीन काल की मोहरे थी वह मिट्टी की बनी मोहरे थी। उसके बाद कुछ मोहरे हैं वो सिप्पी, लाजवर्धन और उसके बाद धातु की मोहरे हैं वो बनना शुरू हुआ। मोहरों के ऊपर किसी न किसी प्रकार के पशु व चित्राक्षर लिखे हुए होते थे। इन चित्राक्षरों में 3 अक्षर से लेकर 8 अक्षर के अक्षर प्राप्त हुए हैं। इतिहासकार इन अक्षरों को पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। इस लिपि को इतिहासकार वह अभी तक समझ नहीं सके हैं। इन सिक्कों, इन मोहरों को जारी करता था वह कोई शासक, सामंत, गण, नगर व किसी अधिकारी के द्वारा इन मोहरों को जारी किया जाता था। मोहरों के माध्यम से हमें उन जैसे कि शासक की उपाधि है वो इन मोहरों के माध्यम से पता चल जाती थी। उसके द्वारा किए गए यज्ञ, उसके द्वारा अन्य उपाधि धारण करना, साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाना आदि सब है वो इन मोहरों के माध्यम से पता चल जाता था। मोहरे हैं वो भी एक विश्वसनीय साधन है। मोहरे जैसे कि विदेशी मोहरे भी है कुछ जो भारत में प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि भारत का तत्कालीन समय में भी अन्य विदेशों के साथ संपर्क रहा होगा और कुछ भारतीय मोहरे हैं वो भी विदेशी राज्यों में, विदेशी देशों में प्राप्त हुई है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संबंध तत्कालीन समय में भी विदेशों के साथ रहा होगा। प्राचीन मानव भी व्यापार और वाणिज्य करता था। इस कारण जो मोहरे हैं वो एक दूसरे देशों के साथ अदल बदल व व्यापार वाणिज्य के रूप में उपयोग में ली जाती थी। मोहरे, मोहरों के बाद हम बात करते हैं कलाकृतियां। सबसे प्राचीन जो मोहर है वह मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है। यहाँ पर जो मोहरे हैं वो हजारों की संख्या में प्राप्त हुई है। एक मोहर है जिसे पाशुपत मोहर के नाम से जाना जाता है। यह नाम मार्शल महोदय के द्वारा दिया गया है। इस मोहर पर एक मानव आकृति में एक पुरुष बैठा है योगासन पीठ में, उसके हाथ में त्रिशूल है और सिर के ऊपर श्रृंगी है जिसे सिंह के जैसा कुछ चित्र बना हुआ है। नीचे कुछ पशुओं की आकृति बनी हुई है। मार्शल महोदय ने इसे पाशुपत मोहर कहा है और आद्य शिव की संज्ञा दी है। अब हम बात करते हैं कलाकृतियों की। प्राचीन भारत का जो मानव है वह भी कलाकृति में निपुण था। बहुत सी कलाकृतियां हैं जो हमें पुरातात्विक खुदाई में प्राप्त हुई है। इन कलाकृतियों की जैसे हम बात करें, मूर्तियां हैं, मर्ण मूर्तियां हैं, मातृ देवी की प्रतिमाएं हैं, धातु की मूर्तियां हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी है, वह दूसरे पाषाण पुरुष की मूर्ति है जो हड़प्पा से प्राप्त हुई है, और मर्ण मूर्तियां हैं और मातृ देवी की मूर्तियां हैं जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दायमाबाद से हमें कांसे का बेल मिला है। और भी बहुत सी कलाकृतियां हैं जिन्हें कलाकृतियों के अंदर रखा जा सकता है। मूर्तियां हैं
भित्ति चित्र है, स्तंभ चित्र है, और इन सभी को हम कलाकृतियों के अंदर रखते हैं, जिससे प्राचीन काल की कला, सभ्यता व संस्कृति का हमें पता चलता है कि तत्कालीन मानव है वो किस हद तक सक्षम था, कौन कौन से प्रकार की कलाकृतियां हैं वो उनका निर्माण कर सकता था। इन कलाकृतियों के माध्यम से प्राचीन काल की कला के बारे में भी जानकारी मिलती है, वह किस प्रकार से इन मूर्तियों का निर्माण करते थे, वह इनकी पकाई किस प्रकार करते थे। जैसे कि बनास राजस्थान के बालाथल से एक मिट्टी का बेल मिला है, जिसे आग में पकाया गया है, जिसे बनासियन गुल की संज्ञा दी गई है। और राजस्थान में स्थित है जयपुर के पास बैराट में भीम डोंगरी, बैराट की पहाड़ी, गिज्जत की डोंगरी, यहाँ पर बहुत से कलाकृतियां हैं वो पहाड़ों के ऊपर चित्रित की गई है। ये सब कलाकृतियों के अंदर भी आता है। इसके बाद के काल में हमने देखा जाए तो गुप्त काल है, सातवाहन काल है, इसके पश्चात आगे के क्रम में बढ़े तो अन्य शासक हैं, उन्होंने भी अपनी कलाकृतियां हैं जिससे इस इतिहास को निखारा है। इसके पश्चात हम अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, जैसे कि स्मारक व भग्नावशेष। इतिहास में भवन, मंदिर, चैत्य, विहार, स्तूप आदि का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्मारक व अन्य पुरावशेषों को हम अगली ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे, और साथ ही हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोतों का हमने दो भागों में बांटा था, एक है धार्मिक साहित्य था, दूसरा धर्मेतर साहित्य था। धार्मिक साहित्य के अंदर हम बौद्ध, जैन और ब्राह्मण साहित्य की बात करेंगे। दूसरी तरफ धर्मेतर साहित्य के अंदर हम लौकिक साहित्य और ऐतिहासिक साहित्य की बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास के साथ बने रहिए। इन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इतिहास विषय का प्रत्येक टॉपिक है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किया जाएगा, और विश्वास बनाए रखिए, धैर्य के साथ अध्ययन कीजिए, आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद।